जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। आप सभी अच्छे होंगे और मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशनों को इसमें आज सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में जितने भी आपको डेरिवेशन कराए जाएंगे ये सभी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। एक भी डेरिवेशन को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ये डेरिवेशन आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए 99% आने की चांसेस हैं। उन्हीं डेरिवेशन को यहाँ पर इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखो, हमने पहला ही डेरिवेशन लिया है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो अक्षय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये डेरिवेशन। जितने भी डेरिवेशन होंगे सभी को सॉल्व कराएंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इसका सबसे पहले डेरिवेशन ज्ञात करने के लिए आपको उस डेरिवेशन का डायग्राम यानी चित्र आपको बनाना आना चाहिए। ठीक, अगर आप डायग्राम बना लेंगे तो समझो 50% आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले इसका यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। हल, ठीक, हल। तो यहाँ पर कहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो हम पहले यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव लेंगे। तो हमने यहाँ से एक वैद्युत द्विध्रुव लिया ए, यानी ये एक वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर ले लेंगे। माइनस क्यू कूलाम आवेश और प्लस क्यू कूलाम इस पर आवेश होगा और इसको ए और बी मान लो, यानी ए और बी ये क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके केंद्र, इसका केंद्र ये रहा, केंद्र ये रहा और इसको यहाँ पर ओ नाम दे दो, क्या, बिंदु ओ। ठीक, यहाँ पर ये दे दिया। अब इसमें कहा है कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम केंद्र ओ पर इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे एक बिंदु, जो कि यहाँ पर एक बिंदु हमने यहाँ पर एक बिंदु लिया है पी। तो ये यहाँ पर एक बिंदु पी ले लिया। ठीक, समझ गए। इसके बाद अब यहाँ पर देखो, इसमें यहाँ से बिंदु ए से और बिंदु बी, इसकी जो बीच की दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक की, वो 2L होगी। ठीक, 2L होगी। अब यहाँ पर देखो, वैद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा यहाँ पर, वो जो है उसकी दिशा इधर की तरफ होगी। तो ये इधर की तरफ यहाँ पर इसकी दिशा हो जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या आएगा, वैद्युत क्षेत्र हम क्या ले लेते हैं, ई प्लस। तो ई प्लस को हम मान लेते हैं E1। ठीक, प्लस ले लो। ठीक, आपकी मर्जी, कुछ भी ले सकते हो। और माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर उत्पन्न होगा, ठीक, यहाँ पर ये ई प्लस और यहाँ से इधर की तरफ जो उत्पन्न होगा उसको क्या बोलेंगे हम, E2, माइनस क्यू आवेश के कारण। अब यहाँ पर देखो, ये आपका डायग्राम अब कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ से बिंदु ए से और बिंदु पी तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, यहाँ पर ये देख लो कौन सी होगी। तो देखो, बिंदु पहले यहाँ पर इसको देखो, बिंदु ये वाली बी से और पी तक की जो दूरी है ये आपकी आर है। क्या दूरी है, आर दूरी। बिंदु पी से, ये बिंदु बी से बिंदु पी तक की दूरी आर है। तो अब कंप्लीट दूरी क्या हो जाएगी यहाँ पर, आर प्लस एल, आर प्लस एल, ये यहाँ पर दूरी हो जाएगी, आर प्लस एल। ठीक, अब ये यहाँ पर आपका डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर इसकी रामायण जो भी लिखनी है इस चित्र के बारे में वो लिख देंगे। ठीक, समझ गए किस तरीके से डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या लिया है, इसी डायग्राम से इसकी जो भी थोड़ी डेफिनेशन लिखनी होती है। तो ये क्या देखो, हमने सबसे पहले क्या किया, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया। तो लिखेंगे यहाँ पर, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है और इस पर माइनस क्यू व प्लस क्यू कूलाम आवेश है।
ठीक, ये हो गया माइनस और प्लस क्यू कूलाम आवेश है। और इसमें इन दोनों की बीच की दूरी क्या है, बीच इन इनके यहाँ पे लिख दो, इनके बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी है 2L है। ठीक, 2L है। और बिंदु ओ से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिख देंगे यहाँ पर बिंदु किससे, ओ से, बिंदु ओ से या केंद्र से, बिंदु ओ से R दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक, एक बिंदु P है। तो ये एक बिंदु यहाँ पर, ये हमारा P है और इस पर हमको P है, इस पर क्या करनी है हमको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, बस इतना यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिख दो। अब यहाँ पर जो प्लस क्यू आवेश के कारण जो यहाँ पर इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न, यानी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो E1 है। तो यहाँ पर पहले लेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है। इसके एक एक स्टेप आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E1। तो E1 बराबर क्या होगा आपका, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन क्या होगा, R माइनस एल और इसका स्क्वायर, ये होगी। और नेक्स्ट माइनस क्यू कूलाम आवेश के कारण लिख दो, माइनस क्यू आवेश, यहाँ पर क्या होगा, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की आवेश के कारण बिंदु किस पर निकाल रहे हैं, बिंदु P पर हम। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E2। तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L और इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, टोटल जो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो निकालनी है। तो टोटल क्या होगी, E बराबर, ये जो है आपके माइनस हो जाएगा E1 माइनस का E2। ठीक, अब यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू रख लो। तो E1 की वैल्यू ये वाली है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L और इसका स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L और इसका स्क्वायर। ये यहाँ पर हमने दोनों वैल्यू रख ली है। तो इसमें देखो Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन दोनों में है और ये कॉमन है, इसको हम कॉमन कर लेंगे। तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या बचेगा, R माइनस L और इसका स्क्वायर माइनस, और यहाँ पर इधर से बचेगा 1 प्लस इसका L और इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब एलसीएम ले लेना है, यहाँ पर इसका एलसीएम ले लो। तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, R माइनस L और इसका स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा R प्लस L और इसका स्क्वायर, ये एलसीएम हो जाएगा। तो इधर यहाँ पर जो आएगा आपका R माइनस L, ये R प्लस L और इसका होल स्क्वायर, इधर आएगा यहाँ पर R माइनस L और इसका होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको कोई डाउट तो नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर हम इस डेरिवेशन को जो सॉल्व कराएंगे बिल्कुल एक एक स्टेप यहाँ पर इसके खोल करके सॉल्व कराएंगे, एक भी स्टेप बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है ये। तो E बराबर तो चल ही रहा है और यहाँ पर ये हो जाएगा
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पर ये आर माइनस एल यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसका होल स्क्वायर ये यहाँ पर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इस कंप्लीट का फिर होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहाँ से क्या बचेगा, आर, इसका होल स्क्वायर खोल दो, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर खोल दो या अगले नेक्स्ट स्टेप में खोल लेंगे, यहाँ पर जीके कम है तो ये अपना सेम रहेगा आर माइनस एल और इसका स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर इधर सॉल्व कर लो और ये ई बराबर अपना चल रहा था, क्या था, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर नीचे बटे में क्या था, आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। अब इधर ये आर प्लस एल का होल स्क्वायर इसका खुल जाएगा, तो आर का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर प्लस 2RL, ये हो जाएगा 2RL, एल है ये, और फिर माइनस, और यहाँ पर क्या था, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर इसका होल स्क्वायर खोल दो, तो आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर माइनस 2RL, ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, इधर है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बटे में आर स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर। तो इस माइनस की इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये रहेगा एल स्क्वायर प्लस 2RL, और इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ये हो जाएगा। तो एल स्क्वायर से ये अपना कट जाएंगे क्योंकि ये माइनस के हैं, ये प्लस के, 2RL और 2RL, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, अब हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जुड़ जाएंगे, तो ये इसको लिख दो। अभी यहाँ पर ये हो जाएगा 2 × 2RL और मल्टीप्लाई में ये वाला क्यू आ जाएगा बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इस कंप्लीट का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखो आर जो है एल से बड़ा है, इसमें आर जो है एल से बड़ा है, तो आर स्क्वायर एल स्क्वायर से बहुत ही, इसमें आर की जो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी एल स्क्वायर से बहुत ही ज़्यादा बड़ी होगी, तो इसलिए ये हो जाएगा आर की वैल्यू बड़ी है किससे, एल से, तो आर स्क्वायर बराबर ये, यानी इसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो ये जो एल स्क्वायर है ये अपना 0 यहाँ पर हो जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P बराबर 2RL और मल्टीप्लाई में Q, तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 2 और P बटे 2P बटे, और ये हो जाएगा, देखो ये एल स्क्वायर 0 हो जाएगा और यहाँ पर आर स्क्वायर है और फिर इसकी भी पावर 4 यहाँ पर हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर आर नहीं, ये होता है 2L इंटू क्यू, तो यहाँ पर अब P इंटू आर भी रहेगा, ये हो जाएगा, तो इस आर से ये काट दो, तो ये अब जो इसकी डेरिवेशन होगी फाइनल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटे आर क्यू ई बराबर, और यही है इसका व्यंजक अक्षय स्थिति के लिए, ये आपका व्यंजक होता है, तो यही इसका यहाँ पर डेरिवेशन कंप्लीट होता है। ठीक, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, और इसके नोट्स आपको हमारी टेलीग्राम चैनल रीस्टार्ट इंस्टीट्यूट पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट डेरिवेशन देखो, तो आपका नेक्स्ट डेरिवेशन जो है, अब यहाँ पर अभी जो सॉल्व किया है ये हमने अक्षय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है। अब इसका ही एक और डेरिवेशन होता है, क्या, निरक्षय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक, अब निरक्षय स्थिति पर सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या बनाना होता है, डायग्राम बनाना होता है। तो डायग्राम बना लो। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेंगे, तो हम यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर ये हमने ले लिया है, -Q आवेश प्लस Q आवेश, और यहाँ पर
ये हो गया। अब देखो हमने अभी जो अक्षय स्थिति पर क्या है, तो अक्षय स्थिति क्या होती है, इसके बिल्कुल सीध में यानी सामने। अब निरक्षय का मतलब है इसके लंबवत होगी इस तरीके से यहाँ पर। तो यहाँ से बिंदु ओ, यहाँ पर ये क्या है, इसका केंद्र हमने मान लिया। तो बिंदु ओ से ही तो हम कोई कोई बिंदु लेते हैं पी, तो हम यहाँ से इसमें एक बिंदु ले लेंगे, बिंदु ओ से एक बिंदु पी हमने यहाँ पर ये ले लिया, ये बिंदु एक पी यहाँ पर हमने ले लिया। अब यहाँ से और यहाँ तक इसको इस तरीके से मिला देना है, इसको यहाँ पर इस तरीके से ये यहाँ पर मिला दो, और ये माइनस क्यू कूलम आवेश है। ठीक, अब बिंदु ओ से बिंदु पी के बीच की जो दूरी होगी वो आर होगी। बिंदु पी से बिंदु पी की इसकी जो दूरी है वो आर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है वो क्या है, 2L हो जाएगी, 2L हो जाएगी। अब देखो प्लस क्यू आवेश के कारण जो इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो इधर की तरफ होगी, यानी इसकी स्थिति यानी इसकी जो दिशा होगी वो इधर होगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका E1 प्लस क्यू आवेश के कारण, और माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इधर की ओर होगी। ठीक, इधर की ओर। तो ये अपना यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा E2। ठीक, E2 आ गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर जो है, अब ये यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कैसे निकालोगे। अब यहाँ पर देखो ये एक त्रिभुज बन गया इतना इधर का, ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर थीटा कोण होगा इसमें, और यहाँ पर भी थीटा कोण होगा, दोनों बराबर है। अब यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे। क्या, इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर एल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो देखो कर्ण का स्क्वायर यानी लंबाई, यानी यहाँ पर ये जो लंबाई है वो आर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है, और यहाँ से बिंदु ओ से बिंदु क्यू जो है माइनस क्यू आवेश है, यहाँ तक की जो दूरी होगी वो एल होगी, क्योंकि एल और एल यहाँ पर भी एल होगी दूरी और यहाँ पर भी एल होगी, दोनों टोटल जो दूरी होगी वो 2L होगी। तो इसकी जो दूरी हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये होगी, और यहाँ पर भी इसकी भी जो दूरी होगी ये भी सेम रहेगी। क्या, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर एक बिंदु लिया हमने ये। ठीक, अब यहाँ पर जो ये यहाँ पर बिंदु क्या होगा P। ठीक, और ये यहाँ पर रहेगा E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ से एक कोण बनेगा थीटा, और यहाँ पर भी एक कोण बनेगा थीटा। तो ये जो ऊपर का भाग है इतने को हम अलग यहाँ पर बना लेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ये वाला भाग इतना, तो ये यहाँ पर आ जाएगा अपना, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। तो इधर यहाँ पर क्या है हमारा E1, और यहाँ पर क्या है E2, और यहाँ से एक बिंदु लिया, और ये यहाँ पर हो जाएगा कोण, यहाँ पर क्या बनेगा, थीटा कोण बन रहा है, और यहाँ पर भी थीटा कोण बनेगा। तो देखो इसके जो घटक होंगे, अब यहाँ पर घटक निकालने हैं, तो इसमें प्लस क्यू आवेश के जो घटक हैं E1 के, वो यहाँ से देखो इसको अलग ले लो, तो एक इस तरीके से बनेगा। जो ऊपर की ओर जो होगा घटक ये होगा E1, यहाँ पर होगा E1 साइन थीटा, और यहाँ पर इधर की तरफ जो होगा वो होगा E1 कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा, ऊपर की तरफ साइन थीटा और इधर की तरफ ये होगा कॉस थीटा। अब ऐसे ही E2 के निकाल लो, तो E2 के लिए भी निकलेगा, तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा हमारा E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, E2 साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके लिए भी तो निकलेगा ये इसके E2 के लिए, तो E2 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और ये भी यहाँ पर क्या होगा अपना E2 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, ये यहाँ पर समझ के इस तरीके से इसका डायग्राम होता है। अब यहाँ पर जो इसकी डिटेल है वो लिख देते हैं। ठीक, क्या, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव जो माइनस क्यू व प्लस क्यू कूलाम आवेश
से मिलकर बना है, आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी क्या है? अपनी बीच की दूरी है 2L है। और बिंदु किससे? बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर, यहाँ पर ये इसकी R दूरी है, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, ये हमने यहाँ पर इसकी डिटेल लिख दी है। अब क्या करना है, इसमें जो माइनस, इसमें प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसको यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, तो लिख दो प्लस क्यू आवेश के कारण किस पर? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर? बिंदु P पर। कारण बिंदु किस पर निकाल रहे हैं? P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? E1। तो E1 बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी L स्क्वायर प्लस ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये यहाँ पर हो जाएगी। अब ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कहाँ से आया? तो यहाँ पर ये जो दूरी है इसकी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में है, लेकिन यहाँ पर जब हम इसको रूट में लिखेंगे और इसका फिर से, यानी इसका स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो इसलिए यहाँ पर L स्क्वायर और ये R स्क्वायर बच जाएगा। ठीक, ये होगी। अब माइनस क्यू आवेश के कारण ये माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, किस पर? बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तीव्रता क्या होगी? वही E2। तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो गई। अब हमको यहाँ पर टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, यानी परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा हमारा? E बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये होगी। ठीक, परिणामी तीव्रता निकाल लो। परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता क्या होगी हमारी? E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यहाँ पर ये हो जाएगी। ठीक, तो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू रख लो, तो ये हो जाएगा E1 की वैल्यू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो जाएगी, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर cos थीटा प्लस E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, मल्टीप्लाई में cos थीटा, ये यहाँ पर रहेगा। तो अब इसमें यहाँ पर देखो, इसमें ये दोनों सेम है, E1 और E2 की वैल्यू दोनों समान है, तो यहाँ पर ये समान है, इनको ले लेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगी। कॉमन क्या होगा? कॉमन होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये अपना कॉमन हो जाएगा। यहाँ से cos थीटा बचेगा, यहाँ से भी cos थीटा बचेगा, जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos थीटा, ये हो जाएगा यहाँ पर क्या? 2 cos थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? cos थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार।
क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक, तो लंब बटे आधार होगा तो ये हो जाएगा। तो इसमें लंब क्या होगा, और इसमें देखो लंब क्या है, हमारा लंब है एल। एल क्या है, अपना लंब है। और आधार क्या है हमारा, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक, ये होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या था हमारा, एल स्क्वायर, ये रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू अपनी ये वाली यहाँ पर रख देंगे। तो ये कुछ हो जाएगा क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर मल्टीप्लाई में 2, और ये आ जाएगा एल बटे में रूट के अंदर एल स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। तो अब ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इन तीनों को एक जगह लिख दो, इसको लिख सकते हैं 2LQ, इस तरीके से लिख दो। अब यहाँ पर ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखो इसकी भी पावर यहाँ पर इस तरीके से की पावर 1 होगी। अब यहाँ पर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, तो 1 प्लस 1/2 जुड़ेगा, क्या हो जाएगा 3/2। तो इस कंप्लीट की पावर 3/2 हो जाएगी। ठीक, तो 3/2 हो जाएगी, और 1 अपॉन, और ये यहाँ पर P बन जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर P बटे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2, ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर से छोटा है, तो इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा एल स्क्वायर अपना 0, यानी एल जो है अपना एल ये छोटा है किससे, आर से। तो एल स्क्वायर बहुत ही छोटा हो जाएगा किससे, आर स्क्वायर से। तो यहाँ पर एल स्क्वायर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे, तो एल स्क्वायर 0 हो गया, तो ये रहेगा आर स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। तो इस 2 से ये 2 यहाँ पर कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। तो इसका फाइनल जो व्यंजक होगा हमको प्राप्त, वो होगा P/RQ, और ये किसके बराबर है, E बराबर। तो ये अपना निरक्षर स्थिति का व्यंजक होता है। तो ये आपको समझ आ गया। कोई भी डाउट हो तो एक बार वीडियो को ध्यान से पीछे करके देख लेना, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो वही वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। और नेक्स्ट डेरिवेशन है आपका, तो देखो नेक्स्ट जो डेरिवेशन है वो क्या है, गॉस के नियम का, गॉस के नियम को सिद्ध करना है कूलाम के नियम का प्रयोग करके। ये इस पर एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होता है। ठीक, गॉस के नियम से हम ये कूलाम के नियम से गॉस का नियम हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे, यानी इसका जो डेरिवेशन है उसको निकालेंगे। बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन होता है ये। कई बार आपका, यानी कई बार का ये 5 से 6 बार आपका पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे हल। तो सबसे पहले गॉस, तो हम इसमें क्या करेंगे, प्लस क्यू आवेश ले लेंगे। तो हमने एक प्लस क्यू आवेश ले लिया, और इसके चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं। इसको केंद्र मानकर, प्लस क्यू जो आवेश है इसको हम केंद्र मानकर एक गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश है। तो यहाँ से हम इसकी जो दूरी है केंद्र ओ से, केंद्र इसे प्लस से और यहाँ तक की जो दूरी है, यानी इसकी त्रिज्या है, वो त्रिज्या क्या है, आर, त्रिज्या आर है। और एक हम इसका छोटा सा भाग यहाँ से, इसका इतना भाग यहाँ पर ले लेंगे, इसका ये वाला भाग हम ले लेंगे, और इस पर हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो यहाँ से देखो इसका जो होगा क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर, और वैद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में होगा, वैद्युत क्षेत्र भी अपना इसी दिशा में होगा ए वेक्टर। ठीक, अब इसकी यहाँ पर जो डिटेल है उसको लिख देते हैं। क्या माना एक प्लस क्यू कूलाम आवेश, एक आवेश प्लस क्यू ये है, और आर दूरी पर इसके एक गॉसियन पृष्ठ में बंद है। यानी ये जो है हमारे पास प्लस क्यू आवेश है, और
इसकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या r है और इसके चारों ओर क्या है, एक गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है, यानी ये गॉसियन पृष्ठ के अंदर बंद है। तो इसकी डिटेल क्या लिखेंगे, एक आवेश q r त्रिज्या के एक गॉसियन पृष्ठ में बंद है। एक आवेश q और इस पर प्लस चार्ज है, तो ये r त्रिज्या के एक गॉसियन पृष्ठ ठीक, गॉसियन पृष्ठ में बंद है, यानी ये जो है अपना सर्कल, ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ है, में बंद है ठीक। और इसके सूक्ष्म भाग, ये जो अपना सूक्ष्म भाग यहाँ पर हमने लिया है, इस पर हमको क्या करना है, क्षेत्रफल, यानी इसका जो क्षेत्र है डी ए वेक्टर के कारण वैद्युत फ्लक्स जो है वो हमको निकालना है ठीक। तो इसके सूक्ष्म भाग, इसके सूक्ष्म क्षेत्र डी ए वेक्टर के कारण फ्लक्स क्या है, डी ए वेक्टर, इसके जो कारण फ्लक्स है वो होगा डी फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस जीरो। अब देखो यहाँ पर ये कॉस जीरो क्यों हुआ, क्योंकि दोनों की जो दिशा है वो समान है ठीक, दोनों की दिशा समान है, तो इसलिए ये जीरो हो जाएगा। तो ये कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, ये हो जाएगा ए इंटू डी ए, और ये किसके बराबर आया है, डी फाई के बराबर है। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए अब ले लेते हैं, अब यहाँ पर क्या लेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए ठीक क्या लेंगे, फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ का जब फ्लक्स निकालेंगे तो इसमें इसका समाकलन करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो इसमें क्या करेंगे, दोनों ओर समाकलन कर देंगे, इसका समाकलन करने पर तो इसका यहाँ पर जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन डी फाई बराबर समाकलन ई इंटू डी ए। तो देखो डी फाई का समाकलन क्या होगा, डी फाई का समाकलन फाई हो जाएगा, ई अपना बाहर आ जाएगा और समाकलन डी ए यहाँ पर ये बचेगा, और समाकलन डी ए इसका जो मान होगा वो होगा 4 पाई आर स्क्वायर ठीक। और ई की वैल्यू लिख दो, तो 4 पाई, यहाँ पर ई की वैल्यू होती है 1/4 पाई, वैद्युत क्षेत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर ये हो जाएगा, और समाकलन डी फाई की वैल्यू होगी 4 पाई आर स्क्वायर ये यहाँ पर हो जाएगा। तो देखो इसमें देखो 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या है, गॉस का नियम है, यही जो है गॉस की प्रमेय होती है, इसको हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है, किससे, कूलाम के नियम से। तो इस तरीके से इसको हमको सॉल्व करना था ठीक, समझ आ गया, बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आपका पूछा गया है बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है, तो आपको छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट डेरिवेशन देखो, नेक्स्ट डेरिवेशन है, तो देखो आपका अगला डेरिवेशन है क्या, अनंत आवेशित चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। इस चैप्टर में 4 से 5 डेरिवेशन है जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं ठीक। सभी को सॉल्व करेंगे। हल,
अनंत आवेशित चालक तार, यानी कोई चालक तार, एक कोई तार है और वो उस पर आवेश है और अनंत लंबाई का है, ठीक, अनंत लंबाई का तार है। तो हम यहाँ पर एक तार ले लेते हैं और इस पर चार्ज क्या है अपना, प्लस आवेश चार्ज है और अनंत लंबाई का है, इसकी कोई लंबाई पता नहीं है, तो इसके ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जाएगा। तो हम इसके एक छोटे से भाग को ले लेंगे और उसको लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक। तो हम यहाँ पर इसके चारों ओर एक बेलनाकार पृष्ठ बना लेंगे, ठीक, बेलनाकार पृष्ठ। तो यहाँ से लेकर के एक बिंदु हमने यहाँ पर लिया P और इस पर हमको क्या है, इसका क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके चारों ओर हम एक पृष्ठ बना लेंगे, क्या, गोलीय पृष्ठ, ठीक। इस तरीके से ये आपका डायग्राम बनेगा, इसको ढंग से आपको बना लेना है, कुछ इस तरीके से ही ये आपका बनेगा, ठीक। ये आपका यहाँ पर डायग्राम बन चुका है और यहाँ से लेकर यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम मान लेते हैं, ये जो दूरी है इसकी, ये है इसकी ऊंचाई h, ठीक, ये हमने h मान ली। तो अब यहाँ पर ये जो बिंदु P है, अपना बिंदु P है और इसमें यहाँ पर देखो वैद्युत इसका जो छोटा सा भाग यहाँ पर, ये क्या है, इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, dA वेक्टर, और इसका वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, E वेक्टर। दोनों की जो दिशा होगी वो एक दूसरे के समान होगी, यानी दोनों की दिशा समान होगी। तो यहाँ से एक छोटा, इसका जो यहाँ पर इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो इस तरीके से होगा, ये एक दूसरे के लंबवत होंगे, यानी क्षेत्रफल सदिश जो होगा dA वेक्टर वो इधर की तरफ होगा, इसकी दिशा। तो ये ए, इसको A1 मान लो, इसको मान लो A2, और जो वैद्युत क्षेत्र होगा यहाँ पर वो वैद्युत क्षेत्र होगा E वेक्टर, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर और क्षेत्रफल सदिश की दिशा इधर ऊपर की ओर होगी। तो यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे, 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस पृष्ठ पर भी इसी तरीके से बनेगा सेम। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ होगा और ये नीचे की ओर क्या होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर, इसको मान लो A3, और इधर क्या होगा अपना वैद्युत क्षेत्र E, और यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक, समझ गए। यहाँ पर इस तरीके से इसका ये यहाँ पर डायग्राम बनेगा और यहाँ से इस तार से लेकर के और बिंदु P तक जो दूरी होगी ये क्या होगी, इसकी R दूरी हो जाएगी। बस यहाँ पर इतना करना है और अब इसकी जो डिटेल है, डायग्राम बना है, ये सब यहाँ पर लिख देना है। कैसे लिखेंगे कि माना एक अनंत आवेशित चालक तार है, ठीक, और जिस पर रेखीय आवेश घनत्व क्या है हमारा, लैम्डा। तो लिखेंगे माना एक अनंत आवेशित चालक तार है, ठीक, माना एक आवेशित चालक तार है और जिस पर रेखीय आवेश घनत्व, जिस पर रेखीय आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा, घनत्व जो है आपका क्या है, इस पर लैम्डा है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। और इसके कारण r दूरी पर क्या निकालना है हमको, r दूरी पर एक बिंदु स्थित है P, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, ठीक। तो लिख देंगे यहाँ पर इसके कारण, लैम्डा के कारण, यानी ठीक, लैम्डा के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता r दूरी पर स्थित बिंदु P, एक बिंदु स्थित है क्या, बिंदु P, और जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये हमको यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इसके लिए इसके चारों ओर
h ऊंचाई के एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये जो हमने गॉसियन पृष्ठ बनाया है, इसकी हमने h ऊंचाई ली है और इसकी हमने यहाँ पर ये कल्पना की है, यानी इसको माना है अपने पास से। ठीक, तो यहाँ पर लिख दो इसको भी, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर h ऊंचाई, चारों ओर h ऊंचाई, ठीक, h ऊंचाई के एक बेलनाकार, एक बेलनाकार, बेलनाकार, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक, इसकी गॉसियन पृष्ठ की यहाँ पर कल्पना की है। ये अपने आप ये डिटेल लिख लेना है। ये डिटेल आपको कोई रटनी नहीं है, ये सब आपको डायग्राम से ही देख करके लिख देना। अब यहाँ से आपका डेरिवेशन होता है शुरू। तो यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा आपका समाकलन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ये होगा। अब देखो इसको हम अलग अलग, ये हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे क्या, समाकलन ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा इसका, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो, इसमें ये तीन वैद्युत क्षेत्र है, यानी तीन इसमें क्षेत्रफल सदिश हैं, तो इसलिए हमको इसको तीन जगह इसको अलग अलग तोड़ करके लिख देना है, इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो ये होगा समाकलन ई इंटू डी ए वन कॉस थीटा प्लस समाकलन कॉस थीटा नहीं, अब देखो हमने पहले इसको लिया है ए वन, और इसमें देखो दोनों की जो दिशा है वो समान है, दोनों की दिशा समान है, तो यहाँ पर जो कॉस थीटा आपका लिया जाएगा, यानी ये होगा जीरो, कॉस जीरो होगा। नेक्स्ट ई इंटू डी ए टू, अब देखो ये एक दूसरे के यहाँ पर लंबवत है, तो लंबवत के लिए कॉस थीटा, यानी थीटा जो लिया जाएगा आपका 90 डिग्री लिया जाएगा, प्लस समाकलन ई इंटू डी ए थ्री, यहाँ पर आ जाएगा डी ए थ्री कॉस थीटा। अब ये भी एक दूसरे के लंबवत है, तो यानी 90 डिग्री आ जाएगा, समझिए यहाँ पर। अब इसमें देखो कॉस 90 की वैल्यू जो होती है 0 होती है, तो यहाँ पर ये दोनों ये ए टू और ए थ्री दोनों 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये बचेगा डी ए वन। तो फाई बराबर समाकलन ई इंटू डी ए वन, ये बचेगा, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू 1 होगी, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको लिख दो, ई आ जाएगा बाहर, और यहाँ पर बचेगा ये डी ए वन, तो डी ए वन बचेगा। अब यहाँ पर फाई बराबर ठीक डी ए वन, जो इसकी वैल्यू होगी ये होगी 2 पाई आर एच, वेलन का वक्रपृष्ठ। तो ये यहाँ पर इसको मान लो इक्वेशन 1, तो एक यहाँ पर एक अपनी समीकरण बन चुकी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे, गॉस की प्रमेय से इसका आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा गॉस के नियम से या प्रमेय से, गॉस का नियम क्या है आपका, फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होगा। और आपको पता है यहाँ पर लैम्डा बराबर होता है क्या, सिग्मा क्यू अपॉन एच, तो हम लैम्डा क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये सिग्मा क्यू बराबर ये हो जाएगा लैम्डा और एच। ठीक, ये लैम्डा है, ये एच है, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, तो फाई बराबर ये हो जाएगा लैम्डा और एच बटे में एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लो आप समीकरण 2, दोनों समीकरणों की तुलना कर देनी है, समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों की तुलना कर दो, लिख दो समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो इसकी तुलना करूंगी, तो देखो दोनों
यानी यहाँ पर हम क्या इसको लिख देंगे, ई इंटू 2 पाई r h बराबर हो जाएगा लेमडा, ये लेमडा h बटे सिग्मा, ये एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखो h कटेगा, अपना h कट जाएगा और क्या बचेगा बस। अब यहाँ से e की वैल्यू निकालो, तो e बराबर जो होगा आपका, ये हो जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा बटे 2 पाई r एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, ये आपको दिखाई दे गया। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से भी लिख दो, ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा, ये यहाँ पर लेमडा बटे r। अब देखो यहाँ पर 4 पाई बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर ये 2r हो जाएगा। ठीक, सेम इसी तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है ये, बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। आपको समझ आ गया होगा। अब जो है इसके ही एक और डेरिवेशन है। अब यहाँ पर जो अभी हमने इसको सॉल्व किया है आवेशित चालक तार के लिए सॉल्व करा है। अब फिर अब जो इसका अगला जो डेरिवेशन है, ठीक, अगला डेरिवेशन क्या है, आवेशित चालक, आवेशित परत बोलो या आवेशित चादर। आवेशित एक चादर होती है, उस पर एक कोई बिंदु है और उसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यानी जो चादर वाला डेरिवेशन है उसको यहाँ पर अब सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट डेरिवेशन देखो, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये आपका डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है, ये पिछले 8 से 9 बार पूछा गया है, 8 से 9 बार ये लगातार पूछा जा रहा है। तो बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर देखो क्या करना है। अभी जो सॉल्व किया है हमने जो सॉल्व किया है एक अनंत आवेशित चालक तार के कारण सॉल्व किया था गॉस के नियम का उपयोग करके। अब एक डेरिवेशन क्या है कि गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण, यानी कोई चादर है अनंत लंबाई की, उसका पर हमको कोई वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो हम एक चादर ले लेते हैं। ठीक, तो ये हमने एक यहाँ पर चादर का टुकड़ा ले लिया है, अनंत लंबाई है इसकी, ये ऊपर और नीचे को कोई पता नहीं ये कितनी बड़ी है। तो इसका हमने एक छोटा सा भाग यहाँ पर ले लिया है और इस पर प्लस आवेश है, प्लस Q आवेश है। ठीक, और अब यहाँ पर देखो एक इसके बीचों बीच हमने एक इसके इस भाग के लिए यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, इसका क्षेत्र, इसकी तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक, और इस पर ये हमने क्या बना दिया, बेलनाकार, ये हमने पृष्ठ बना लिया है। अब यहाँ पर इस भाग के लिए इसका जो यहाँ पर ये भाग है इसका, ठीक, इस पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा आपका DA1, इसको मान लो DA1। और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा आपका E वेक्टर, वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो भाग है, इस भाग के लिए जो क्षेत्रफल होगा वो इस, ये देखो ये जो होगा क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर होगा और जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो इधर की ओर। जो जैसे अभी हमने अनंत लंबाई के जो तार है उसके लिए सॉल्व किया था, सेम उसी तरीके से ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा DA2 वेक्टर, यानी क्षेत्रफल सदिश। तो ये यहाँ पर जो कोण बनेगा 90 डिग्री का बनेगा और ये लंबवत होगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इधर ये एक साइड है, अब इसकी दूसरी साइड सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी ये बनेगा। ठीक, ये यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। तो इधर भी अपना जो होगा सेम इसी तरीके से होगा, जो क्षेत्रफल होगा जो इधर है वही इधर होगा, दोनों की साइड बराबर होंगी। ठीक, तो इधर ये जो होगा इधर भी ये अपना बराबर होगा। तो इसको जो क्षेत्रफल सदिश है इसको मान लो DA वेक्टर 3। ठीक, इसको 3 मान लो और वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर
जो होगा ई वेक्टर होगा। दोनों की देखो यहाँ पर दिशा समान है, इसी तरीके से इधर भी दिशा समान है, ठीक। और यहाँ पर जो इसके एक पॉइंट यहाँ पर यानी इस वाले क्षेत्र के लिए भी क्या होगा, और यहाँ पर छोड़ दो, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होगी। इस अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये आपकी आर होगी, और इसमें भी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो आर होगी। अब ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो चुका है। बस अब इसके बारे में लिख दो। क्या लिखना है? एक अनंत आवेशित चादर जिसका पृष्ठीय क्षेत्र पृष्ठीय क्या है, आवेश घनत्व सिग्मा है, ठीक। उसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या था अपना, लैम्डा था, यहाँ पर सिग्मा होगा। तो क्या लिखेंगे, माना 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 एक आवेशित अनंत आवेशित, माना अनंत आवेशित, माना अनंत आवेशित परत या चादर, आवेशित हम यहाँ पर चादर ले रहे हैं, चादर, ठीक। अनंत चादर जिसका क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, आप इसमें सिग्मा, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। इसके कारण आर दूरी पर आर दूरी पर एक बिंदु क्या है आपका, आर दूरी पर हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ पर इसका क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए ठीक एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये जो बेलनाकार हमने गॉसियन पृष्ठ लिया है इसकी कल्पना करनी है। तो इसके लिए एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, ठीक। इसकी कल्पना करते हैं। तो अब यहाँ से आपका डेरिवेशन होता है शुरू। तो ये अभी यहाँ पर हमने इसकी डिटेल लिख ली है। तो फाई बराबर समाकलन ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ये होगा। अब देखो जो क्षेत्रफल सदिश है हमारे 3 है, तो इसको 3 भागों में इसको डिवाइड कर लेते हैं। सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे अभी हमने सॉल्व किया है। DA1 ले लो, तो DA1 दोनों की दिशा समान है, जो कॉस थीटा होगा वो 0 होगा, प्लस नेक्स्ट क्या होगा, DA2 ले लो, तो ये होगा E इंटू DA2 कॉस। अब यहाँ पर देखो लंबवत है, तो लंबवत के लिए कोण क्या है, 90 डिग्री, प्लस समाकलन E इंटू DA 3 कॉस। अब देखो ये जो है इसकी भी दिशा समान है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा समान है और क्षेत्रफल सदिश दोनों की दिशा जो है समान है, तो ये हो जाएगा 0। तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है बचेगा क्या, डी, ये बचेगा समाकलन ए इंटू DA, और ये इसका मान 0, इसका 0 का मान होता है 1, और यहाँ पर भी 0 का मान 1, और यहाँ पर 90 डिग्री का हो जाएगा 0। तो ये बचा अपना यहाँ से समाकलन E इंटू DA1 और DA3। तो दोनों देखो समान है, ठीक, दोनों समान है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, DA1 और DA3 इसको कोई एक यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश मान लेंगे, क्या, कोई एक मान लेते हैं A, ठीक। तो इसको मान लो, यहाँ पर लिख दो, चूंकि समाकलन DA1 प्लस समाकलन DA2, ठीक, समाकलन DA दोनों ये क्या है, बराबर है,
ठीक, प्लस नहीं, ये दोनों बराबर है। तो यहाँ पर एक हम अपने पास से मान लेंगे क्या, क्षेत्रफल ए, ये हमने मान लिया। ठीक, इसको यहाँ पर रख दो तो ये हो जाएगा फाई बराबर समाकलन ई इंटू ए। ठीक, ई इंटू ए, और देखो यहाँ से भी देखो ए और ए जुड़ेगा, समाकलन नहीं होगा यहाँ पर, समाकलन तो अब हट ही जाएगा क्योंकि ए मान लिया है हमने और ई अपना बाहर हो जाएगा। तो ई और ई जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2EA, क्या हो जाएगा 2EA। अब यहाँ से इसको मान लो समीकरण 1, और अब यहाँ से गॉस के नियम का प्रयोग करते हैं इसमें। तो गॉस के नियम से, तो गॉस का नियम क्या है अपना, गॉस का नियम होता है फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। और यहाँ पर जो है इसमें सिग्मा, तो यहाँ पर इसमें आपको पता है सिग्मा बराबर क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन ए। ठीक, सिग्मा क्यू अपॉन ए, तो यहाँ से हम इसकी सिग्मा क्यू बराबर इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा सिग्मा ए मल्टीप्लाई, तो इसको यहाँ पर रख दो तो ये हो जाएगा फाई बराबर सिग्मा ए और बटे में एप्सिलॉन नॉट, और इसको समीकरण 2 मान लो। अब समीकरण 1 और 2 दोनों की तुलना कर दो, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर जब यहाँ पर इसकी तुलना करेंगे दोनों बराबर हैं तो ये बराबर आ जाएंगे। क्या आएगा 2EA बराबर सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। तो देखो ए से ए यहाँ पर कट जाएगा और ई की वैल्यू निकाल लो, तो ई बराबर जो आएगा सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या आ जाएगा सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यही इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यानी यही इसका व्यंजक होगा। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा डेरिवेशन, बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन था ये, आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो एक बार पीछे वीडियो को करके ध्यान से देखना, तो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। ऐसे ही हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 का अब नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें भी डेरिवेशन को सॉल्व कराएंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होंगे, सभी को सॉल्व कराएंगे। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।